नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शरद पवार ने किया एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान। पवार के फैसले पर कई पार्टी नेताओं की पद पर बने रहने की अपील, लेकिन अजीत पवार का बयान, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे पवार। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियां, भाषणों में कांग्रेस पर सीधा निशाना। बोले कांग्रेस की वारंटी खत्म। राहुल का पलटवार, पूछा 3 साल पहले चोरी की गई सरकार का चाहिए हिसाब। बाजार में तेजी का मोमेंटम जारी। हफ्ते की हुई अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स करीब 250 अंक चढ़ा तो निफ्टी बढ़त के साथ 18,100 के ऊपर बंद। अप्रैल में ऑटो कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन, मारुति की बिक्री 6% बढ़ी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 36% का जोरदार उछाल, लेकिन टाटा मोटर्स की बिक्री में 4% की गिरावट। मैदान पर दिखा कोहली, गंभीर विराट। कोहली ने दिखाया जूता तो तू मैं में उलझे गंभीर। बीसीसीआई ने दोनों पर लगाया जुर्माना। अब एक व्यक्ति के नाम पर 9 की जगह मिलेंगे सिर्फ 4 सिम कार्ड। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के चलते सरकार ने उठाया कदम, पुराने कनेक्शन नए नियम के दायरे में से बाहर। खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां पर आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही। पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। उन्होंने कई सालों तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है और अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से रिटायर वो होना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। संजीव याच्यानंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। और इस्तीफे के इस ऐलान के बाद अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। एनसीपी का नया अध्यक्ष पवार के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। साहेब अध्यक्ष असू किंवा नसू, या सगळा आपला परिवार हा असाच पद्धतीनं पुढे चालत राहणार आहे। भावनिक त्या ठिकाणी होऊ नका। काही वेळेस पवार साहेबांनी परवाच सांगितलं भाकरी फिरवायची असते, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताय तर त्यांच्यापासून सुरुवात नको, परंतु त्यांनी ह्याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे। मी आता काकींशी पण बोललो, ते म्हणले अजित ते अजिबात मागे घेणार नाही, आज तरी ते तशा पद्धतीने ठाम आहे। ही साहेबांची भूमिका आहे। और महाराष्ट्र में चल रही इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारी सहयोगी विनया देशपांडे। विनया, सबसे पहले तो शरद पवार के इस इस्तीफे के क्या मायने हैं, हम इसको कैसे देखें और राजनीतिक गलियारियों में इसे लेकर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, कैसे देखा जा रहा है इसको? जी, आज अचानक से शरद पवार ने ये जो डिसीजन अनाउंस कर दिया है, उसके बाद काफी सारी गतिविधियां हमें देखने को मिली है। सबसे ज्यादा तो सभी नेताओं को काफी अचंभा हुआ है। ये अचंभित करने वाला ही निर्णय है आज जानने की शरद पवार की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका भाग 2 आज रिलीज होने वाला था। उस फंक्शन में शरद पवार बात कर रहे थे। 2015 तक का उनका जो राज्य कार्यकाल था, पर उनका लोक माझे साकाती नाम का ऑटोबायोग्राफिकल बुक था, वो पहले ही रिलीज हो चुका है। उसके 2005 के बाद का जो उनका राजनीतिक प्रवास है या उनका जो राजनीतिक जर्नी है, उसके बारे में ये जो किताब है उसका अनावरण आज हुआ था। उस वक्त बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि अब वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पद से जो अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, वो इस पद से नहीं रहना चाहते हैं। इस डिसीजन के बाद हमें देखने को मिला कि जो कार्यकर्ता है वो खुद काफी हक्का बक्का हो गए। काफी सारे लोग रोने से लग गए। काफी कद्दावर नेता जो वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि जयंत पाटिल हो, पवार प्रफुल्ल पटेल हो, दिलीप वळसे पाटिल हो, उनकी आंखों में हमें आंसू दिखाई दिए। जयंत पाटिल को खुद बात भी नहीं कर पाए जब वो मीटिंग चाह रहे थे शरद पवार से कि वे अपना निर्णय वापस लें। तब से लेकर अब तक एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो शरद पवार से गुहार लगाए हुए हैं कि उन्होंने ये निर्णय वापस लेना चाहिए। फिलहाल तो इस निर्णय के बाद काफी
काफी सारी चर्चाएं और काफी सारे रिएक्शन आ रहे हैं। जी, इसके अलावा यहाँ पर विनया एक बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि एनसीपी का अब जो नया अध्यक्ष होगा वो कौन बन सकता है? क्या इसको लेकर कोई हलचल, कोई नाम है क्या? जी, अब इसके बाद दूसरा ये होगा कि जो कमेटी शरद पवार ने अनाउंस की है, डिसाइड करेगी कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, वो कमेटी क्या निर्णय लेती है। आज ही प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो जनता के मन का निर्णय है या जो कार्यकर्ताओं के मन का निर्णय है, उसका आदर जो है वो ये कमेटी रखेगी। तो अब देखना ये है कि क्या कमेटी शरद पवार को वाकई ये बता सकती है या उनका मन मोड़ सकती है वापस पार्टी प्रेसिडेंट जो पद है वो लेने के लिए, या फिर जो वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं चल रही है कि शरद पवार के बाद पार्टी की डोर कौन संभालेगा, ये बागडोर क्या अजित पवार के हाथ में जाएगी या सुप्रिया सुळे के हाथ में जाएगी। सुप्रिया सुळे खुद एक विधायक है और अजित पवार एमएलए है जो कि 4 बार उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। अब ये कमेटी जो है इस तरह पर चर्चा करेगी या हाल की बात है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्ष माना जाता है। शरद पवार ने आज अपनी ही पक्ष के संगठन में एक विचार ला के रख दिया हो, इसके बाद कुछ दिनों में शायद पक्ष का जो स्टैंड है वो क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस दौर से जा रही है, जहाँ पे विकास आघाड़ी इकट्ठे रहेगी या महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ेगी, इस बैकग्राउंड पे शरद पवार का यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी, जहां हर विपक्ष अब कह रहा है कि भाजपा के खिलाफ आने का वक्त आ गया है। उस वक्त शरद पवार जैसे सत्तावार नेता जो कि राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा ओहदा रखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी के काफी सारे लीडर्स को एक जगह पे ले आ सकते हैं, उनके इस निर्णय से अपोजिशन यूनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विनया। तो कुल मिलाकर उनके इस निर्णय से आगे क्या फर्क पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से भूचाल ये जरूर है, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष अगर शरद पवार नहीं रहेंगे तो फिर आगे कौन रहेगा और शरद पवार उसके बाद किस भूमिका में नजर आएंगे ये भी बड़ी बात होगी। और इसको लेकर जो गठबंधन था उसका क्या रुख होगा और खुद जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी अजीत पवार को लेकर, उस पर आगे क्या कुछ होगा, इस तमाम बातों पर एक बड़ा सस्पेंस बन गया है शरद पवार के इस स्टेप डाउन की वजह से, जब उन्होंने कहा कि वो इसके अध्यक्ष एनसीपी के अब नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ उनके ही पार्टी के नेता नहीं जो इस पर भावुक है, बल्कि और भी पार्टियों के नेताओं ने उनसे यह अपील की कि वो इस पद पर बने रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि वो अपने निजी जीवन में जरूर राजनीति को लेकर सक्रिय रहेंगे, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे। और इस पर कहीं ना कहीं जो रिएक्शन आया है उनकी तरफ से, शरद पवार की तरफ से और अजीत पवार की तरफ से, जिन्होंने ये कहा कि एक नया चेहरा इसको आगे बढ़ाएगा और मार्गदर्शन उनका रहेगा शरद पवार का, ये बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है। इसका क्या असर पड़ेगा वही विनया बताने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बताया कि इसका असर आगे आने वाली राजनीति पर भी जरूर देखने को मिलेगा। और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज यहां पर वो एक के बाद एक 3 रैलियां कर रहे हैं। इस बीच पीएम ने चित्रदुर्ग जिले में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने यहां राहुल गांधी के सरकार बनाने वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है, उसकी कोई गारंटी नहीं बची है, जो गारंटी मिल रही है वो झूठी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिलेगा। तो वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने भी यहां पर जनसभा को संबोधित किया और वो भी यहां पर वार करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जो 3 साल पहले चोरी की गई सरकार थी, उस सरकार का हिसाब पीएम यहां आकर रैलियों में क्यों नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को
प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? और इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जैसे ही इसे जारी किया उस पर बवाल मचना शुरू हो गया। ये बवाल हो भी क्यों ना, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने की बात कही गई है। इसके अलावा धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने की भी बात कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में शामिल है। बीजेपी ने कहा कि यह घोषणा पत्र कहीं से भी किसी सेकुलर पार्टी का तो नहीं लग रहा। बीजेपी की तरफ से हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि इस घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कि यह पूरी तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथी घोषणा पत्र है। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या विरोधी कानून को मैं गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। और कर्नाटक के चुनावी दंगल में वादों की झड़ी लग गई है। किसके वादों में कितना दम है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर इशारों में अपनी बात रखी। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज को पापाचार का शिकार बना दिया गया था, पर आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की क्या कीमत होती है। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए माफियाओं को अपना संदेश दिया। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और अब बात राहुल गांधी की, वो इसलिए क्योंकि मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो सकती है। राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसमें नैतिकता का बहुत बड़ा सवाल नहीं है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में जो अपील की है उसमें खामी है। इसके साथ ही गुजरात सरकार के वकील ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। इस पर जज ने 2 मई तक की तारीख दी थी और कहा था कि इस दिन फाइनल दलीलें रखी जाएं, क्योंकि वो मामले को जल्द निपटाना चाहते हैं। और अब बात करेंगे मार्केट की। मार्केट में तेजी का दौर लगातार जारी है। हफ्ते के पहले दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 242 अंक चढ़कर 61,355 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 83 अंक चढ़कर 18,148 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, मेटल, तेल, गैस शेयरों में रही। और पावर की अगर बात करें, कंज्यूमर गुड्स शेयरों में इसमें आज खरीदारी देखी गई। आइए मार्केट का पूरा हाल एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, सबसे पहले तो बताइए आज मार्केट के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज 3 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मार्केट्स खुला था और वीकली एक्सपायरी का दिन, यानी कि जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का दिन भी था, तो थोड़ा वोलेटाइल फाइनेंशियल निफ्टी साइड पर देखने को मिला। लेकिन छठा दिन जबकि भारतीय बाजारों में जो तेजी का रुख है वो बना रहा और मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी के दौर में रहे। आईटी में 1.25% के आसपास की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी को छोड़ दे तो बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस जो थे वो खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे थे। पावर, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मेटल, जहां पर एक अच्छी खरीदारी का रुख था। सेलेक्टिव ऑटो
जहां पे न्यूज़ फ्लोज बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो एक अच्छा सेशन और ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से भी करीब 2000-2500 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, तो ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जी, इस बीच सेक्टर्स का किस तरीके का हाल रहा, एक्शन कैसा सेक्टर्स में? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर सबसे पहले आज तेजी थी ONGC ऐसे स्टॉक्स में, जहां पर बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। टेक महिंद्रा IT को लीड कर रहा था, 3% की तेजी। HDFC लाइफ 3% ऊपर, और NTPC 2.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प 2.5% नीचे, सन फार्मा 1.5% नीचे, अल्ट्राटेक और भारती एयरटेल करीब 1 से लेकर 1.5% का फॉल यहां देखने को मिला। मिड कैप में अल्काइल अमाइन, IRFC, देवयानी इंटरनेशनल और अदानी पावर, कुछ ऐसे नाम जो कि 5% लेकर 9% तक आज चलते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में अतुल ऑटो 10% नीचे रहा। इसके अलावा डिलीवरी 2.5% नीचे, टिमकेन करीब 2.5% नीचे, मदरसन करीब 2% नीचे। न्यूज़ फ्लोज का इंपैक्ट यहां पर 10% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। मेटल में आज हिंदुस्तान कॉपर लीड कर रहा था, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल 2 से लेकर 3% तक का मूव यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा एनर्जी में आज लीड कर रहा था ONGC, अदानी ग्रीन, NTPC, कोल इंडिया, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 3.5% तक चलते हुए दिखाई पड़ा था। न्यूज़ फ्लोज, अर्निंग्स, ऑटो सेल्स के नंबर्स अलग अलग ट्रिगर जिसके दम पे बाजार में आज रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल, जहां आज देखी गई अच्छी खासी तेजी, और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे हमारे साथ। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Hey, buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वो 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac. Finest quality clothing. कमाल की कार है ना सर। कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है। अरे सर, प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल, XP 100। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आप अपने नाम पर 9 सिम कार्ड की जगह 4 ही सिम कार्ड ले सकते हैं। जी हां, साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने ये एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति को मिलने वाले जो सिम कार्ड की संख्या थी उसमें कटौती की जाएगी। सरकार जल्द ही इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, हमारे साथ असीम अंचंता इस वक्त है उनके पास। असीम, बताएं जरा, ये साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए क्या प्लान है सरकार का? देखिए, मौजूदा नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने पहचान पत्र पर 9 सिम कार्ड ले सकता है। सरकार ने नियम तब बनाए थे जब टेलीडेंसिटी बहुत कम थी, लोगों के पास पहचान पत्र नहीं थे। इतना ही नहीं, ऑपरेटर भी 9 से 10 थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ काफी सारा बदलाव आया है। जो टेलीडेंसिटी है वो बढ़कर के 98% पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 135 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और साथ ही साथ अब ऑपरेटर 4 रह गए हैं। तो सरकार ये चाहती है कि नियमों के अंदर बदलाव किया जाए। खासतौर पर जो नए सिम कार्ड लिए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, साइबर फ्रॉड को इनके जरिए अंजाम दिया जा रहा है। तो सरकार नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दूरसंचार विभाग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये नई गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी कर सकता है। खासतौर पर कि जो भी मौजूदा ग्राहक है उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है, आपके आईडी के ऊपर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो आपको tefcop.digitelecom.gov.in के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा। यहां जाकर के आप देख पाएंगे कि आपके पास कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपकी आईडी पर अपना सिम कार्ड ले लिया और वो चला रहा हो, तो आप उस सिम कार्ड को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात क्रिकेट की, जहां विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। लखनऊ में आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के दौरान दोनों दिग्गज फिर आमने सामने आ गए। दरअसल विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच मैच के दौरान कहासुनी हो गई। स्लेजिंग इतनी बढ़ गई कि विराट ने जूता दिखाकर इशारा किया। मैच के बाद भी दोनों के बीच जो विवाद था वो जारी रहा, जिसमें गौतम गंभीर भी अब शामिल हो गए। इस विवाद के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर मैच फीस पर 100% जुर्माना लगाया गया है और गेंदबाज नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। इस मैच में आरसीबी ने एलएसजी को 18 रन से हरा दिया। बात अब उत्तराखंड की, जहां के चारों धाम में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। खराब मौसम के बाद भी भक्तों की भारी भीड़ यहां दर्शन के लिए उमड़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम की पूरी तरीके से यहां पर बर्फ से ढकी हुई तस्वीर सामने आई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए अलर्ट यहां पर जारी किया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं बारिश, खराब मौसम और बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जो थे उसे भी 3 मई तक बंद कर दिया गया है। फिलहाल बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। बेमौसम की बरसात अपने साथ बीमारियां भी लेकर आई है। कैसे बचे इस वक्त बीमार होने से, आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।